पार्ट 7 लेके आया हूँ। 12th के छात्र ध्यान देंगे, जो छात्र अब तक परीक्षा की तैयारी नहीं किए हुए हैं, उन छात्रों के लिए हम विशेष रूप से यह वीडियो बना रहे हैं ताकि वह अपनी जो तैयारी है उसको और बेहतर कर सके। ये चैप्टर 4 से है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोगों ने 6 वीडियो दिए हैं जो 3 चैप्टर से हैं, हर चैप्टर से 2-2 शॉर्ट्स हैं। आशा करते हैं कि पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह मिल जाएगा। साथ ही साथ ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप इसको आसानी से फोटो ले सकते हैं या आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। समय को बिना गवाए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब विदेशों में क्या है कि माँ बाप और बच्चे पढ़े लिखे होते हैं और आपस में अपने जन्म संबंधी बातों को शेयर करते हैं, जिससे जन्म संबंधी समस्या नहीं होती है। जबकि भारत में महिलाएं, खास करके बेटियां या लड़के या महिलाएं, ये इस बात को सीरियस में नहीं लेते हैं और या इसका ये यूं कह सकते हैं कि इस बात को समझते नहीं है, बेहतर तरीके से शर्माते हैं। फैमिली मेंबर्स के साथ बात करने में शर्मा जाते हैं, भाई बहन के साथ बात करने में शर्मा जाते हैं, जिसकी वजह से ये खुल के सामने नहीं आ पाता है। और ये सामने नहीं आने के कारण जो है बहुत सारी समस्याओं का जन्म होता है। यही कारण है कि भारत एड्स के मामले में सबसे ऊपर है, जनसंख्या वृद्धि के मामले में भी ऊपर है, और न जाने कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत लोगों को प्रभावित कर रहा है, लेकिन आपस में शेयर न करने के कारण यह समस्या और बढ़ता जा रहा है। तो आशा करते हैं कि फैमिली में सभी जो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं या घर के लोग हैं जो अगर बायोलॉजी की शिक्षा नहीं लिए हैं तो बायोलॉजी की शिक्षा लें, क्योंकि बायोलॉजी ही आपका एक मात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके साथ रहता है जन्म लेते वक्त भी और मरते वक्त भी, और जिसकी जरूरत हमेशा सभी को है। इसकी जानकारी अगर नहीं है तो डॉक्टर से लेकर खुद अपने आप पे विश्वास नहीं हो। जैसे कोरोना के टाइम में लोगों को अपने आप के शरीर पे विश्वास नहीं था कि हमको कोरोना हो गया है या नहीं हो गया है। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसके बारे में खुल के बात नहीं करते हैं। जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक इसके बारे में बात कैसे करेंगे। इसलिए ये चैप्टर उसी उद्देश्य से बनाया गया है। आशा करते हैं कि परिवार के साथ बैठ के आप इस चैप्टर को समझेंगे और एक बेहतर समझने की कोशिश करेंगे, ताकि एग्जाम वाले तो एग्जाम का तैयारी कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आपको भी इस चैप्टर से बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। खास करके ये शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है? जनन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन और हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य। ठीक है, तो एक किसी व्यक्ति अगर जनन कौन कर सकता है या कौन ऐसे व्यक्ति होंगे जिसको हम लोग सब तरीके से फिट मानेंगे? एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव, उसका जो ऑर्गन होना चाहिए, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल हो गया, चाहे वो उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अगर फीमेल है तो उसका वेजिना हो गया और यूटेरस हो गया, वो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, ओवरी हो गया। जबकि मेल है तो उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस होंगे, स्पर्म की मात्रा होगी, हार्मोन की लेवल होगी, ये सब उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। पेनिस हो गए। तो ऐसे ऑर्गन जब अपना फंक्शन नॉर्मली कर रहा हो, आसानी से सब काम को नॉर्मल तरीके से काम कर रहा हो, नॉर्मल बिहेवियर कर रहा हो, ठीक है। इसके अलावा एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग WHO कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था है जो वैश्विक स्तर पर काम करती है और जो अलग अलग देशों से डाटा कलेक्ट करती है कि कितने व्यक्ति स्वस्थ है, कितने बीमार है, किस तरह से किस देश की व्यवस्था चल रही है, और साथ ही साथ लोगों को जागरूक करने का काम करती है। उससे पहले भी WHO से भी पहले अपने देश में सबसे पहला एक प्रोग्राम चला था जिसका नाम था रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। ये जो प्रोग्राम था ये अपने देश में आजादी के टाइम से ही शुरू हुआ और दुनिया में WHO भी नहीं था तब से ही ये चल रहा है। ये RCH होता क्या है कि जब माँ और बच्चे दोनों का ख्याल रखा जाता है,
माँ में मासिक चक्र से रिलेटेड जो समस्याएं हो, या इसके अलावा बच्चे में बीमार पड़ जाता हो, प्रोटीन की कमी हो, इन सभी बातों से रिलेटेड इस बात को इस पर केयर किया जाता है। तो यह हम लोग को सबसे पहले भारत में यह था जिसका स्लोगन था हम दो और हमारे दो। बाद में WHO आया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में क्या कहा, टोटल वेलबींग, जब व्यक्ति पूरी तरीके से वेल हो। वेल कैसे होना चाहिए, तो वेल हुआ रिप्रोडक्शन, वो फिजिकल रूप से हो, मतलब शारीरिक रूप से हो, और किस रूप से हो, इमोशनल रूप से हो, साथ ही साथ बिहेव से हो, स्वभाव से हो, इसके अलावा सामाजिक रूप से हो। अगर कोई व्यक्ति फिजिकल रूप से कैसे कहेंगे कि पैर से हाथ या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का अभाव नहीं हो, तो ऐसे कंडीशन में, या वो फंक्शनली पूरा प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता हो, तो वो फिजिकल कहलाएगा। इमोशनल क्या होगा कि इमोशनल रूप से अगर आप शारीरिक रूप से, इमोशन के रूप से आप फिट नहीं है, तो ऐसे में आप बिहेवियर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, स्वाभाविक रूप से हो गया। समाज में आपका एक अलग सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी के अंदर आपके एस्पेक्ट्स जो होने चाहिए वो किस तरह के आपके सोच है, किस तरह के व्यवहार है, समाज के लोग आपको किस तरह से सोचते हैं। तो सामाजिक स्तर पे भी अगर कोई व्यक्ति फिट होता है, तो चाहे वो मेंटल हो, चाहे सोशल हो, इकोनॉमिकल, इसमें हम लोग इकोनॉमिकल अगर जोड़ देते हैं तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि अगर सपोज करें कि कोई व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाता है और उसके पास पैसे नहीं है, सपोज करें उसकी 200 रुपये का आमदनी है, और उसके रिप्रोडक्टिव हेल्थ ठीक नहीं है, उसकी पत्नी का इलाज कराने में, उसके खुद की इलाज कराने में खर्च अगर ज्यादा लग जा रहा है, तो वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं माना जाए, क्योंकि इकोनॉमिकली वो वीक हो गया, तो वो हेल्दी कैसे हो सकता है, तो ये वो हेल्दी नहीं माना जा सकता है। तो ये कहने का मतलब ये हो गया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब हो गया कि हर तरीके से, चाहे वो फिजिकल रूप से हो, चाहे वो इमोशनल रूप से हो, चाहे वो बिहेवियर से हो, स्वभाव से हो, चाहे वो सामाजिक स्तर से हो, चाहे वो इकोनॉमिकल रूप से हो, अगर फिट होता है तो उसको हम हेल्दी मानते हैं, या जनरल स्वास्थ्य के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 31 था। अब आता है कि राइट द मेथड ऑफ कंट्रासेप्टिव। कंट्रासेप्टिव का मतलब होता है कि बचाव, एक ऐसा मेथड का नाम बताना है, एक ऐसा तरीका का बताना है जिससे हम जानते हैं कि हमारे देश में जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, और जनसंख्या की समस्या ये हो रही है कि जनसंख्या के बढ़ने से देश की जो व्यवस्था है उस पर कहीं ना कहीं से बोझ पड़ रहा है। यूं कहें कि अगर मान लीजिए कि सरकार अगर एस्टिमेट बनाकर 100 आदमी की जनसंख्या है, तो 100 आदमी के एस्टिमेट के बेसिस से कोई काम को करना शुरू करती है, लेकिन जब तक एस्टिमेट पूरी तरीके से तैयार होता है 150 आदमी आता है। तो ऐसे में जब जनसंख्या बढ़ता जाएगा तो सामान का दाम भी बढ़ता जाएगा, और साथ ही साथ सामान की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो भी कम होते जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि एक तो अगर मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसका दाम 50 रुपया, और इसके लेने वाले 10 आ जाएंगे, तो इसका दाम 50 नहीं होके 100 हो सकता है, उससे भी ऊपर हो सकता है। तो कहने का मतलब कि सामान की गुणवत्ता की सुधार करने के लिए जो है जनसंख्या कंट्रोल करना जरूरी है। तो जनसंख्या कंट्रोल कैसे, क्यों जनसंख्या बढ़ क्यों रहा है? सबसे पहला कारण हमारे यहाँ लोगों में शिक्षा का अभाव है, लोग शिक्षित नहीं है। कहीं ना कहीं से जो 100% की आबादी है उसमें से बहुत 60% के अप्रॉक्स में लोग शिक्षित है। तो ऐसे में, और जो शिक्षा ग्रहण भी किया है उनका जो विषय है वह मैथमेटिक्स है, या हिस्ट्री है, या आर्ट सब्जेक्ट है, या तो बायोलॉजी से कहीं ना कहीं से वो उनका संबंध दूर है, और बायोलॉजी से संबंध दूर होने की वजह से जनन संबंधी बहुत सारी एस्पेक्ट्स को वो नहीं समझ पा रहे हैं, जिसकी वजह से जनसंख्या में कंट्रोल करना कहीं ना कहीं से ये हो रहा है। इसके अलावा जैसे कंट्रासेप्टिव में बहुत सारे ऐसे मेथड जिससे बात करने में, जिसको यूज करने में लोगों में शर्म महसूस होता है, लोगों में ये एक भावना होता है कि कैसे इस चीज को कर। तो ये चीज, इसके वजह से हमारे यहाँ जनसंख्या का बढ़ना जारी हो रहा है। ये मेल के लिए भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है और फीमेल के लिए भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए मेल और फीमेल दोनों को कम से कम जीव विज्ञान की शिक्षा लेने की जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, ताकि जो भी इस पूरी दुनिया में लोग हैं उसको इस चीज के बारे में जानकारी हो सके। इसलिए कंट्रासेप्टिव, तो कंट्रासेप्टिव का मतलब हो गया कि रोकने का उपाय। मेल गैमेट हम जानते हैं कि स्पर्म होता है और फीमेल गैमेट ओवम होता है।
इस दोनों को मिलने से रोकने की जो प्रक्रिया है इसी मेथड में कंट्रासेप्टिव मेथड में आता है। सबसे पहला जो मेथड आता है वो नेचुरल मेथड है, या इसी को ट्रेडिशनल मेथड के नाम से जानते हैं। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक और ट्रेडिशनल उसी को बोलते हैं। इस मेथड में क्या होता है कि पीरियोडिक एविस्टेंस, हम जानते हैं कि फीमेल में 9 महीने तक बच्चे का निर्माण मतलब 270 से 280 दिनों तक बच्चे का निर्माण होते रहता है। इस दौरान फीमेल में मां बनने की संभावना नहीं हो सकती है, या तो इससे अपीरियोडिक एविस्टेंस। इसके अलावा दूसरा जो होता है लैक्टेशनल एमोनेरिया। लैक्टेशनल एमोनेरिया का मतलब है कि फीमेल में 6 महीने तक मिल्क का सेक्रेशन होते रहता है। तो 6 महीना और 9 महीना कुल मिला के 15 मंथ का जो समय है, इस 15 महीने के समय में गर्भ धारण करने की क्षमता नहीं हो सकती है। तो ये एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें मां बनने की क्षमता नहीं है, और इसमें नेचुरल तरीका है। इसमें लैक्टेशनल एमोनेरिया में फीमेल में होता है और पीरियोडिक एविस्टेंस भी फीमेल में होता है। एक होता है क्यूटस इंटरप्टस जो मेल कर सकता है, जैसा कि इंटरकोर्स के टाइम में स्पर्म आता है, शुक्राणु आता है जो मेल से सेक्रेट होता है, तो सेक्सुअल प्रोसेस के माध्यम से। तो जब स्पर्म आने का टाइम होता है उस टाइम में स्पर्म को प्राकृतिक तरीके से मेल अगर स्पर्म को बॉडी से बाहर रिलीज कर देता है, फीमेल के वेजिना ट्रैक्ट में नहीं जाने देता है, तो ऐसे मेथड को बोलते हैं क्यूटस इंटरप्टस, जिसमें स्पर्म को सेक्स के दौरान ही स्पर्म को बाहर रिलीज कर दिया जाता है। ऐसे मेथड हो गया। तो ये तीनों मेथड जो होता है ये प्राकृतिक विधि कहलाता है, और जिस विधि से के माध्यम से जनन संबंध जिस विधि के माध्यम से हम लोग कंट्रासेप्टिव कर सकते हैं, बच्चों के जन्म देने में अंतर रख सकते हैं और स्वस्थ रखा जा सकता है। दूसरा हो गया बैरियर मेथड। बैरियर का मतलब होता है रुकावट। रुकावट का मतलब हो गया कि मेल और फीमेल दोनों में मिलन नहीं होना चाहिए, स्पर्म और ओवम के मिलन को रोकना है। इसके लिए जो रुकावट होता है, जैसे रेलवे ट्रैक पर फाटक लग जाता है, न इधर का आदमी उधर गया न उधर का इधर गया, उसी तरीके से एक ऐसा मेथड जिसके माध्यम से मेल स्पर्म और ओवम को मिलने से रोक देना है, तो ऐसे मेथड को बैरियर मेथड कहते हैं, जिसके लिए मेल का भी कंडोम आता है और फीमेल का कंडोम आता है। इस दोनों का प्रयोग करके, ठीक है, स्पर्म को रोक लिया जाता है, जिससे फीमेल में मां बनने की संभावना नहीं होती है। दूसरा होता है डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वोल्टास। ये जितने भी चीजें हैं, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वोल्टास, ये फीमेल के वेजिना के माध्यम से अंदर सेट कर दिया जाता है, जिसके माध्यम से वह स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देते हैं या स्पर्म को रोक लेते हैं और अंदर जाने से रोक देते हैं, अंदर स्पर्म नहीं जा सकता है। तो ऐसे मेथड को हम लोग बैरियर मेथड कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 31 हो गया और 32 हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 जो है इसमें है कि सेक्स एजुकेशन नेसेसरी स्कूल। इसके अलावा अच्छा 2 मेथड हो गया। तीसरा मेथड हम लोग देखते हैं जिसका नाम है आईयूडीएस। आईयूडीएस को बोलते हैं, आई से हो गया इंट्रा, आई का मतलब होता है इंट्रा, और यू का मतलब होता है यूटेरिन, और डी का मतलब होता है डिवाइस। एक ऐसा डिवाइस जो यूटेरस में सेट किया जाता हो उसका नाम होता है इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। इसके लिए जो मेथड है इसमें क्या है कि नॉन मेडिकेटेड कॉपर रिलीजिंग, फीमेल के वेजिना में कॉपर वाला एक सब्सटेंस को छोड़ दिया जाता है जो स्पर्म की क्षमता को कम कर देता है। मतलब फीमेल में मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, इंटरकोर्स करेगा, लेकिन स्पर्म की जो क्षमता होगी फीमेल के अंदर पाए जाने वाला कॉपर उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे स्पर्म की उतनी क्षमता नहीं रहेगी कि वह फीमेल के ओवम के साथ मिल सके। दूसरा होता है हार्मोन रिलीजिंग। एक हार्मोन रिलीजिंग आयोडीएस, कुछ ऐसा सब्सटेंस होता है जो फीमेल के वेजिना में इंटर कर दिया जाता है, जो हार्मोन को रिलीज करता है, जिससे फीमेल के हार्मोन और मेल के हार्मोन की जो कैपेसिटी होती है उसको कम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो फ्यूजन नहीं होता, मिलन नहीं होता है। इसके बाद इम्फेक्टेबल इम्प्लांट, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो फीमेल के यूटेरस या वेजिना में सेट कर दिया जाता है, जो स्पर्म और ओवम को मिलने से बिल्कुल ही रोकने का काम करता है। चौथा मेथड हो गया, तीसरा मेथड हो गया
इससे पहले हम लोग पहला और दूसरा मेथड को देख लिए थे। तीसरा मेथड होता है जिसका नाम है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड का मतलब होता है चीर फाड़ का मेथड, एक ऐसा मेथड जिसको चीर फाड़ के माध्यम से किया जाता है, इस मेथड को सर्जिकल मेथड कहते हैं। फीमेल में फॉलोपियन ट्यूब होता है, दोनों तरफ से इस तरह से फॉलोपियन ट्यूब होता है। फॉलोपियन ट्यूब को एक होता है बांध देना, तो जब हम बांध देते हैं तो बांधने को नसबंदी कहते हैं, जैसे हम लोग सुने होंगे। लेकिन इसमें क्या किया था, काट के और दोनों तरफ से मोड़ कर उसको बांध दिया जाता है। तो ये बांध देने का जो काम होता है, इस काट के बांध देना, इसको बोलते हैं ट्यूबकेटोमी, जो फीमेल में देखने को मिलता है। और पुरुष में होता है वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस एक पतला सा ट्यूब होता है, दोनों तरफ से इस तरह से आता है, तो इस ट्यूब को भी काट के बांध दिया जाता है, तो ये होता है वास्कोटोमी। ये दोनों मेथड सबसे बेस्ट मेथड और सबसे प्रभावी मेथड होता है जिसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ओरल डिवाइस आता है। ओरल डिवाइस का मतलब हो गया कि फीमेल में कई बार गर्भ धारण करने के टाइम आता है, उस टाइम में जैसे 24 घंटे का टाइम हो, 48 घंटे का टाइम हो, तो उसमें एक दवा है जिसका नाम है अनवांटेड 72। 72 घंटे के दौरान फीमेल अगर इंटरकोर्स कर ली है और स्पर्म चला गया है, तो वो दवा खा के जो, या इसके अलावा भी महीने में या साप्ताहिक स्तर पर सहेली हो गया, माला डी हो गया, इस तरह की कई सारी दवाइयां हैं। जो दवा ज्यादा प्रभावी होता है वो थोड़ा सा ज्यादा इम्पैक्ट करता है, कई बार मां बनने की क्षमता को भी कम कर देता है। लेकिन जो कम प्रभावी है, जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, उन दवाइयों का सेवन करके फीमेल में गर्भ धारण करने की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। तो ऐसे मेथड को ओरल डिवाइस बनाते हैं जिसमें बहुत सारी दवाइयां आती है। इसके अलावा ये 32 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम 33 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि सेक्स एजुकेशन जो होता है वो क्यों जरूरी है स्कूल में। हमने बताया कि सेक्स एजुकेशन स्कूल में इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चे को सही जानकारी होनी चाहिए। अपने भारत में या जो देश कम पढ़े लिखे हैं वहां पर समस्या ये होती है कि वहां की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहां के बच्चों में अगर शिक्षा की कमी है, तो ऐसे कंडीशन में सेक्स एसटीडी जैसे डिजीज, जिसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं, गोनोरिया, एड्स, सिफिलिस, ये सब बीमारी जो होता है वो फैल सकता है। इसलिए कम से कम अवेयरनेस जरूरी है, जागरूकता, सही सभी चीजों के बारे में राइट इंफॉर्मेशन मिल सके, इसलिए स्कूल में सेक्स एजुकेशन जरूरी है। दूसरी जवाब, फीमेल में कई बार मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम आता है, फीमेल लड़कियों को पता नहीं होता है कि ये कब किस तरह से होगा, फीमेल भयभीत हो जाती है, बाद में उसको माँ और बहन के द्वारा समझाया जाता है। लेकिन ऐसे कंडीशन में अगर वो स्कूल में इस चीज को जान जाएगी तो उसको पहले से पता रहेगा कि ये टाइमिंग है और इस टाइमिंग में मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है, बॉडी के अंदर अनवांटेड ग्रोथ आने लगते हैं, हार्मोनल बैलेंस हो जाते हैं। साथ ही साथ मेल को भी ये पता होगा कि फीमेल का ग्रोथ इस तरह से क्योंकि फीमेल का ग्रोथ 18 वर्ष तक ही होना है, हार्मोन उसमें उसी टाइम तक रिलीज होते रहेगा, तो मेल ये समझ जाए या फीमेल को भी अपने ऑर्गन को समझ पाए और मेल भी अपने ऑर्गन को समझ पाए, ताकि वो ये पता लगा सके कि फीमेल के अंदर ग्रोथ क्या है, इतना तेजी से हो रहा है किस हार्मोन की वजह से, और मेल की वजह से किस। तो मेल में जो हार्मोन है, सेक्स हार्मोन है, उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, और फीमेल में जो हार्मोन है उसका नाम है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो ये दोनों हार्मोन की वजह से, जिसको हम लोग सेक्स हार्मोन कहते हैं, जिसकी वजह से उसके ऑर्गन में परिवर्तन आते हैं, साथ ही साथ उसके मानसिकता में भी बदलाव आ जाता है। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में शुरू हो जाएगा, फीमेल में मानसिकता में बदलाव आने लगता है, मेल के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ने लगता है, तो ये चीज उसके अंदर अवेयरनेस आ जाएगा। तो ये सेक्स एजुकेशन इसलिए जरूरी है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो न फीमेल को पता है न मेल को पता है, ऐसे कंडीशन में मेल से फीमेल में या फीमेल से मेल में हो सकता है, तो इसके लिए ये जरूरी है। इसके अलावा मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया भी जरूरी है। इस प्रक्रिया में जैसे हम दो और हमारे दो का जो स्लोगन दिया गया है, इस स्लोगन के माध्यम से 2 से अधिक बच्चों को जन्म नहीं दिया जाए, या हम 2 ही बच्चे को जन्म दें, उसको अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्था, अच्छी भोजन की व्यवस्था करके ये कर सके। तो ऐसे मेथड को हम लोग फैमिली प्लानिंग मेथड के नाम से जानते हैं। ये भी एक मेथड है और इसलिए जरूरी भी है। अपने जनसंख्या जो बढ़ रहा है उस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए जब तक फैमिली प्लानिंग और उसके महत्व और उसकी उपयोगिता को नहीं समझा जाएगा, तब तक इस पे काम नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा
अवेयरनेस अबाउट द एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंज, जो बॉडी के अंदर जो चेंजिंग आता है, इस चेंज के बारे में भी समझने का मौका मिलेगा। इसके अलावा 34 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द सजेस्टेड रीजंस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के पीछे क्या क्या कारण है जनसंख्या वृद्धि के लिए? तो इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीने की पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या आ गया? राइट द सजेस्टेड रीजंस फॉर पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होता है वह, उसके वजह से इम्प्रूव हेल्थ फैसिलिटी, ज्यादा से ज्यादा हेल्थ फैसिलिटी बेहतर देने दिया जा रहा है, जिसकी वजह से, और इसके अलावा जन्म दर और मृत्यु दर, ठीक है, जन्म दर जो है वो ज्यादा है और मृत्यु दर कम है, जिसकी वजह से जनसंख्या बढ़ता जा रहा है। और आखिरी पॉइंट है कि फुल फॉर्म बताना है ART का, जिसको ART को असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, और STD को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम से जानते हैं, और एड्स को एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जो छात्र अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ताकि आप तक आसानी से ये चीज़ पहुंच जाए, और आशा करते हैं इसको हम फुल स्क्रीन पे कर देते हैं ताकि स्क्रीनशॉट आसानी से आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आशा करते हैं कि सब आदमी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिससे आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आगे इसी तरह से बने रहें और अपना प्यार और शुभकामना बनाए रखें। बिहार के तमाम छात्रों को फिर से बायोलॉजी एक्सिस की तरफ से धन्यवाद, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।